नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल कॉलेज में जाने वाली मुस्लिम बेटियों को वहां के ड्रेस कोड का पालन करना होगा। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने हिजाब के मुद्दे पर सीधा, सपाट और स्पष्ट फैसला दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, हिजाब कोई मजहबी ड्रेस नहीं है। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने से रोकना कानूनी तौर पर गलत नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट के तीनों जजेस ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर जाने पर पाबंदी लगाने का कर्नाटक सरकार का निर्देश कानूनी तौर पर दुरुस्त है। उन्होंने कहा इसे न तो मजहबी रंग देना चाहिए, न सियासी मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन फैसले के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। फैसले को सियासी मुद्दा भी बनाया गया और मजहबी रंग भी दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी, अबू आजमी, शफीकुर रहमान वर्क, महबूब मुफ्ती जैसे तमाम नेताओं ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया और इसके लिए बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने इसे मुस्लिम बेटियों को शिक्षा से दूर रखने की सियासी साजिश बताया। बहुत सारे मौलानाओं के साथ साथ पीएफआई और रजा एकेडमी जैसे संगठनों ने भी इस फैसले को मजहब से जोड़ा। इस्लाम खतरे में है के नारे का हवाला दिया। यह कहा कि कोर्ट कानूनी मामलों में फैसले सुना सकता है, मजहबी मसलों पर कोर्ट का क्या काम। ऐसे भी एक्टिविस्ट सामने आए जिन्होंने दावा किया कि हिजाब व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मसला है, यह पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल चॉइस का मसला है। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, इन लोगों ने इल्जाम लगाया, संविधान में दी गई आजादी के खिलाफ है। लेकिन हकीकत है कि इस तरह की बातें कहने वालों ने न तो कोर्ट का फैसला ठीक से पढ़ा, न हाई कोर्ट की दलीलें सुनी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट का 129 फैस का यह फैसला, 29 पेजेस में लिखी गई यह बात शीशे की तरह साफ है। हर सवाल का, हर दलील का डिटेल में जवाब दिया गया है। तथ्यों और सबूतों के साथ साथ 3 जजों के बेंच ने साफ साफ कहा कि हिजाब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। होली कुरान में मुस्लिम महिलाओं पर हिजाब की पाबंदी जैसी कोई बात नहीं कही गई है। और बड़ी बात आपको बता दूं कि कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 मेंबर्स की जिस बेंच ने हिजाब के मुद्दे पर यह फैसला सुनाया, उसमें एक महिला मुस्लिम जज भी शामिल है। तीनों जजों ने एक राय से, एक मत से फैसला दिया। मैं आपको बताऊंगा कि पिटीशन फाइल करने वाली 8 लड़कियों की तरफ से स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी लगाने के खिलाफ क्या क्या तर्क दिए गए थे, हाई कोर्ट के जजेस ने अपने फैसले में उन सवालों पर क्या जवाब दिए हैं, क्या फैसला दिया है, और हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाले किस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश का मकसद क्या है। तो पहले यह बताता हूं कि आखिर हाई कोर्ट ने हिजाब के मुद्दे पर अपने फैसले में कौन कौन सी बड़ी बातें कही। आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने 3 बुनियादी सवालों पर फैसला सुनाया। पहला तो यह कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है या नहीं, और दूसरा सवाल यह था क्या सरकार और स्कूल कॉलेजेस को ड्रेस कोड तय करने का हक है या नहीं, और तीसरी बात, क्या ड्रेस कोड लागू करना छात्रों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। तो कोर्ट ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है, हिजाब के बारे में बिल्कुल साफ फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम का बुनियादी हिस्सा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब एक पर्दा है जिसे मुस्लिम महिलाएं आमतौर पर पहनती हैं। हिजाब शब्द का रूट अरबी वर्ड हजाबा से है, उसका मतलब होता है छुपाना। इस हिसाब से हिजाब का मतलब हुआ पर्दा या दीवार। कोर्ट ने कहा हिजाब के इस्तेमाल को समझने के कई पहलू हैं। इसका इस्तेमाल लोगों की नजर से बचने के लिए, लोकल ट्रेडिशन के तहत या फिर नैतिकता के हवाले से होता है। 3 जजेस की बेंच ने पूरी स्टडी के बाद फैसला दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान में हिजाब शब्द का जिक्र ही नहीं है। हालांकि कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसका इस्तेमाल जरूर किया है, जैसे इस्लामिक कानून के जानकार अब्दुल्ला यूसुफ अली ने कुरान की व्याख्या करने वाली अपनी किताब में जिलबाब का जिक्र किया है, जो एक तरह से बाहरी पोशाक या लंबा गाउन या चोगा है जो या तो पूरे शरीर को या फिर गर्दन से सीने तक को ढकने के काम आता है।
अब्दुल्ला यूसुफ अली ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि हजरत मोहम्मद के घर में भी हिजाब या पर्दे का इस्तेमाल उनके निधन से 5 या 6 साल पहले ही शुरू हुआ था। पर्दा करना कंपलसरी नहीं था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि कुरान में हिजाब पहनने या फिर सिर पर दुपट्टा रखने की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसे ना पहनने पर सजा या जुर्माने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने कहा, हम बस ये कह सकते हैं कि हिजाब पहनने से महिलाओं को उन पब्लिक प्लेसेस में जाने की आजादी मिल जाती है जहां पर गैर मर्द भी मौजूद हो। तो हिजाब कल्चर का पार्ट तो हो सकता है, लेकिन इसे इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं माना जा सकता। कुछ प्रोग्रेसिव मुस्लिम स्कॉलर कोर्ट की इस बात को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले यही बात कही थी। आरिफ मोहम्मद खान ने इंडिया टीवी के स्टूडियो में आकर हिजाब के विवाद पर मेरे साथी सौरभ शर्मा से लंबी बात की थी और आरिफ साहब ने कहा था कि कुरान में हिजाब का जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा था हिजाब का चलन अरब देशों में मुस्लिम महिलाओं और गुलाम महिलाओं में फर्क करने के लिए शुरू हुआ था। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हिजाब का लफ्ज कुरान में महिलाओं की ड्रेसिंग को लेकर उससे संबंधित किसी भी संदर्भ में प्रयोग ही नहीं हुआ। जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है खिमार। खिमार 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 कहते हैं इसको। अच्छा, दुपट्टा या चुन्नी जिसे हम लोग आम भाषा कोई में भी कहते हैं। कोई भी कपड़ा, एक कपड़ा। जलबाब कहते हैं कमीज को। तो कुरान की आयत कहती है कि अपने खिमार को, वो खिमार यूं है, ये रहता है। तो कुरान की आयत कहती है कि अपने खिमार को अपने जलबाब के ऊपर, कहा जा रहा है कमीज के ऊपर डाल लो। लेकिन उसका जो मतलब निकाला गया वो ये निकाला गया कि जो ये चादर तुम इस्तेमाल कर रहे, जो चादर तुम्हारे पास है, इसको उससे अपने बूज़म कवर कर लो। क्यों कर लो? इसलिए कि वो सोसाइटी अकेले अरब में नहीं, पूरी दुनिया में वो जमाना वो था कि जिसमें गुलाम, जिनको जो गुलाम होते थे, स्लेव होते थे। और ये कुरान की आयत का संदर्भ भी है। इस आयत का जो लिखा है कमेंटेटर्स ने कि ऐसी भी उनमें गुलाम औरतें थीं जिनसे पेशा कराया जाता था। अब उसको गुलाम औरत समझ मान के कोई भी मनचला उसको छेड़ता था, उसके साथ बदतमीजी करता था, उसका हाथ पकड़ के घसीट लेता था। हिजाब का मतलब है पार्टीशन, हिजाब का मतलब है कर्टेन, हिजाब का मतलब है सेक्लूजन। हिजाब कहीं भी कुरान के अंदर पर्दे के सेंस में एक जगह कह सकते, वो भी ड्रेस के सेंस में नहीं है। एक बहुत ही एक दुर्घटना होती है। खुद जो प्रॉफिट साहब हैं, उनके परिवार को लेके एक इल्जाम लगाया जाता है। उसके बाद एक आयत आती है जिसमें कहा गया कि जब तुम प्रॉफिट साहब की पत्नियों से बात करो तो हिजाब यानी पर्दे के पीछे से बात करो। अच्छा, ये ड्रेस से मुतालिक नहीं है वो आयत। हिजाब ये लोग कह रहे हैं ना, कुरान में हिजाब का लफ्ज कर्टेन के लिए आया है और महिला को क्या कपड़े पहनने हैं उस संदर्भ में हिजाब शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। आरिफ साहब इस्लाम के स्कॉलर हैं, कुरान को उन्होंने स्टडी किया है, उनकी बात सुनने के बाद कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। लेकिन तो भी इसकी चर्चा जरूरी है। जिन 8 मुस्लिम लड़कियों ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उनकी पिटीशन का आधार क्या था, यह भी समझने की जरूरत है। इन लड़कियों ने कहा था हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, एसेंशियल पार्ट है। तो मैंने कोर्ट के आज के 129 पेज के ऑर्डर को डिटेल में स्टडी किया। अदालत ने अपने फैसले के पेज नंबर 86 पर लिखा है, पिटीशनर्स ने मामला तो बहुत गंभीर उठाया, मगर इसे साबित करने के लिए वो कोई तर्क नहीं दिए। कुरान का हवाला तो दिया, मगर अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी मौलाना का हलफनामा तक नहीं दिया जो यह कहे कि पिटीशनर की बात इस्लामिक कानून के हिसाब से सही है।
हाईकोर्ट के ऑर्डर में पेज नंबर 87 पर लिखा है कि हिजाब सिर्फ पहनावे का मामला है, यह इस्लाम मानने की बुनियादी शर्त नहीं है। हिजाब न पहनने से न तो इस्लाम का गौरव खत्म होगा और न ही इसकी महिमा में कोई कमी आएगी। ऐसा नहीं कि जो लोग हिजाब नहीं पहनते वो पापी हो जाते हैं। कोर्ट ने तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स की धार्मिक किताबों का जिक्र किया, लेकिन बहुत से मौलाना ये सब अब भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये भी नहीं बताते कि कुरान में कहां लिखा है कि हिजाब जरूरी है। बस इतना कहते हैं ये सब मुसलमानों के खिलाफ सियासी चाल है, साजिश है, हिजाब इस्लाम का हिस्सा है। मजीद मामलों में कोर्ट न बोले तो बेहतर। जो चीज़ पेटिशनर्स ने डिमांड की थी इंडिविजुअल राइट के बेसिस पर, उस चीज़ को कंसीडर कोर्ट ने नहीं किया, बल्कि कोर्ट रिलीजन के इंटरप्रिटेशन की तरफ चला गया। हमारा कहना है कि रिलीजन का इंटरप्रिटेशन, किसी भी रिलीजन हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी हो, रिलीजन का इंटरप्रिटेशन कोर्ट के काम नहीं है, क्योंकि रिलीजन का इंटरप्रिटेशन बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर से बना हुआ एक चीज़ है। बिलीवर्स डिसाइड करते हैं, जो उस धर्म को मानते हैं वो डिसाइड करते हैं धर्म का एसेंशियल पार्ट क्या है क्या नहीं है। कोर्ट आकर अचानक से ये नहीं कह सकता कि फलां चीज़ आपका धर्म का एसेंशियल पार्ट है या नहीं है। ये एक ट्रेंड है, ये ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बल्कि इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है, जहाँ पर कोर्ट आकर धर्म के अंदर मुदाखलत करता है। और तीसरा चीज़ इसके अंदर ये है कि कोर्ट एक ट्रैप में फंस गई थी। वो ट्रैप ये था कि यहाँ पर आरएसएस ने काउंटर नैरेटिव लाया था कि अगर वो शॉल पहनेंगे हमें, वो स्कार्फ पहनेंगे हमें शॉल पहनेंगे। इसका आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं था, एक ट्रैप था एक कोर्ट को ब्लैकमेल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली इस ट्रैप में कोर्ट आ गया। तो हमारा यहाँ पर कहना है कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जजमेंट है ये। यहाँ पर अगर एक लड़की खुद चाहती है, उसे लगता है कि मैं वो इस्लाम के इंटरप्रिटेशन जो वो स्टडी करते आई है, उसकी फैमिली स्टडी करती आई, उस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक एक इस्लाम में हिजाब एक इसेंशियल पार्ट है, तो उस लड़की को रोकने का हक किसी को भी नहीं है और कोर्ट भी उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। असल में पीएफआई के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह पूरा आंदोलन खड़ा किया था, लड़कियों से कहलवाया था। उन्होंने कहा था कि ये इस्लाम में एसेंशियल है कि हिजाब पहना जाए। लेकिन आज पीएफआई के प्रवक्ता ने कितनी चतुराई से गोल पोस्ट को बदलने की कोशिश की, ये आप समझ गए होंगे। वो कह रहे हैं कि सवाल तो ये था ही नहीं कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है या नहीं, सवाल तो मुस्लिम लड़कियों की पर्सनल लिबर्टी का था। हाई कोर्ट से जिस मुद्दे पर जस्टिस मांगा गया था उस पर फैसला सुनाने के बजाय अदालत ने मजहबी मामलों में दखल दे दिया, इस्लाम को डिफाइन कर दिया, जबकि अदालत का काम नहीं है। अब पीएफआई के प्रवक्ता लोगों को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं, यह सोचने की बात है। हकीकत यह कि पिटीशन में हिजाब को इस्लाम का एसेंशियल पार्ट बताकर ही स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी को गलत बताया गया था। अदालत से इस पाबंदी को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन अब बात की जा रही है पर्सनल लिबर्टी की। और यह काम सिर्फ पीएफआई नहीं कर रही, मुंबई की रजा एकेडमी तो एक कदम और आगे बढ़ गई। रजा एकेडमी ने कह दिया 5 राज्यों के इलेक्शन में सियासी फायदे के लिए यह मुद्दा उठाया गया था, अदालत उसके चक्कर में पड़ गई। हिजाब तो इस्लाम का अटूट हिस्सा है और मजहबी मामलों में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। हिजाब जो है आज से नहीं है, एक ज़माने से है, और उसको अभी चूँकि 5 स्टेट में इलेक्शन था तो उसको जानबूझ करके इसको इशू बनाया गया। और उस इशू को सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ताकि हम इलेक्शन जीतें। उनका मकसद है कि वो माहौल को ध्रुवीकरण करें, करने के बाद जो हिंदू मुस्लिम करने के बाद इलेक्शन हम जीत जाए। तो ये मसला था, लेकिन ये आज तक कोई मसला ही नहीं रहा। अब जहाँ तक सवाल हिजाब का जो है, मुस्लिम औरतें हिजाब पहनती हैं, हिंदू औरतें घूंघट डालती हैं। आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी घूंघटें होती, बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती 80-80, 100 साल की, वो भी घूंघट डालती हैं, हिंदुओं में भी है। तो उसको आज तक कोई इशू रहा ही नहीं। ये सिर्फ इन्होंने ध्रुवीकरण करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए इस इशू को बनाया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने सारी हदें लांघ ली। उन्होंने हाई कोर्ट ने क्या कहा है हमने उसको अभी देखा नहीं है, हाई कोर्ट के फैसले को। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ जो है वो हिजाब जो है पर्दा ज़रूरी है, लाजिमी चीज़ है वो, और संविधान भी हमको इजाज़त देता है। अब चूँकि आजकल तो ऐसा है कि क्या फैसले कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं, सभी लोग जानते हैं। जो मौलाना खलील रहमान ने फैसलों को पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं फैसले कैसे आते हैं। फिर वो हिजाब को इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा बता रहे हैं कि वही मौलाना नूरी हैं
जो कोरोना वैक्सीन को भी इस्लाम के खिलाफ बता रहे थे। मैं इस बात को कैसे भूल जाऊं कि वो लोगों से वैक्सीन न लगवाने की अपील कर रहे थे, कह रहे थे ये इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको ऐसे मौलानों की हकीकत को समझना चाहिए। और सिर्फ मौलवी मौलाना क्यों, इस्लामिक संगठन क्यों, असदुद्दीन ओवैसी जैसे बैरिस्टर पढ़े लिखे लोग भी इसी तरह की बात आज कह रहे थे। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला संविधान के खिलाफ है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। मुझे इख्तियार है संविधान के तहत कि मैं हाई कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करूं। वो सही फैसला नहीं है। सही फैसला इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान में प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल में जो लिबर्टी ऑफ थॉट, इक्वालिटी, जस्टिस है वो उसको सस्पेंड करता है। और ये जजमेंट राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कॉन्शियंस, उसको सस्पेंड करता है। और तीसरी बात यह है कि आर्टिकल 15 संविधान का फंडामेंटल राइट ये कहता है कि आप किसी से रिलीजन और कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई हिजाब इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। आप कौन होते भाई डिसाइड करने वाले? कोई एक मुसलमान भी डिसाइड नहीं कर सकता कि हिजाब है या नहीं है। भाई मेरा फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, ये मेरा इंडिविजुअल राइट है। इसके ऊपर हम इसे डिसएग्री करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाएगा। बड़ी अफसोसनाक बात है कि आप उन मुस्लिम महिलाओं को चॉइस दे रहे हैं, या तो हिजाब पहनो या शिक्षा छोड़ दो। हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा से हम हासिल करेंगे ना, और मेरी बेटी के हिजाब पहनने से किसी को हार्म क्या हो रहा है? अब हैरानी की बात है कि जो लोग हाई कोर्ट में गए थे, जिन्होंने सरकार के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जो लोग हिजाब को इस्लाम का एसेंशियल पार्ट बता रहे थे, जरूरी हिस्सा बता रहे थे, अब वो भी कहने लगे कि उन्होंने कोर्ट से हिजाब की मजहबी अहमियत के बारे में तो पूछा ही नहीं था। सवाल पर्सनल फ्रीडम का था, पर्सनल लिबर्टी का था, पर्सनल चॉइस का था। आज जब हाई कोर्ट का फैसला है तो कर्नाटक के कई जिलों में कुछ छात्राएं क्लास बीच में ही छोड़कर घर लौट गई। यादगीर जिले में और हासन जिले में भी ऐसा हुआ, जब प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की 10 से ज्यादा छात्राएं ये कहते हुए पढ़ाई छोड़कर चली गईं कि उन्हें हिजाब भी चाहिए और एजुकेशन भी। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि हिजाब के बगैर उनके लिए पढ़ाई को कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं होगा। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की मेंबर आयशा हयात ने भी कहा कि कोर्ट ने फैसला तो दे दिया लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। हम इसे सही नहीं मानते, मतलब हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जो है हिजाब के खिलाफ, तो हम इसे सही नहीं मानते। और हम उम्मीद, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जज, हमारे हाई कोर्ट भी एक उम्मीद था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को अपहोल्ड करेंगे, लेकिन उन्होंने एक जजमेंट तो दिया है लेकिन हमें इंसाफ नहीं दिया। असल में कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें हिजाब को एसेंशियल पार्ट के बताने के साथ साथ पर्सनल लिबर्टी का मुद्दा भी उठाया गया था। जो लोग आज पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, शायद उन्होंने भी कोर्ट का फैसला ठीक से नहीं पढ़ा, या वो जानबूझकर तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में इस सवाल का भी जवाब दिया है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब पिटीशनर्स ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो रिटर्न में यह वादा किया था कि वो कॉलेज के नियम कायदों को मानेगी। अब हिजाब पर पाबंदी के मुद्दे पर वो कॉलेज के नियम क्यों नहीं मानना चाहती? हाईकोर्ट ने कहा कि पिटीशनर्स ने इस वायदा खिलाफी की कोई सॉलिड वजह नहीं बताई, कोई ठोस वजह नहीं बताई। स्टूडेंट्स को कॉलेज के नियमों का पालन करना चाहिए। कॉलेज का डिसिप्लिन सबके लिए बराबर है, इसका मजहब से, पर्सनल लिबर्टी से कोई वास्ता नहीं है। पिटीशन का तीसरा सवाल था, क्या राज्य सरकार स्कूलों को, कॉलेजेस को ड्रेस कोड लागू करने का आदेश दे सकती है? पिटीशन में कहा गया था राज्य सरकार को ऐसा कोई हक नहीं है। सरकार के आदेश से उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन होता है। लेकिन अदालत ने इस सवाल का भी साफ साफ जवाब दिया। कोर्ट ने कहा सरकार को ड्रेस कोड का आदेश जारी करने का पूरा पूरा हक है। इससे किसी के संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कोई वायलेशन नहीं होता। हाईकोर्ट के फैसले को कर्नाटक सरकार ने अपनी जीत बताया।
हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने यह भी कहा कि अब अदालत का फैसला सबको मानना चाहिए और आंदोलन करने वाली छात्राओं को क्लासेस अटेंड करनी चाहिए जिससे उनकी पढ़ाई का नुकसान न हो। सरकार के विरुद्ध 6 विद्यार्थिनी लोग कर्नाटक का कोर्ट को गया था। वह 3 विचार के बारे में कोर्ट में पूछा था। हिजाब डालने का हमारा रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, वह कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। 2, एसडीएमसी कमेटी को यूनिफॉर्म डालने का अधिकार है नहीं। तीसरा, कोई सरकार एसडीएमसी रचना करना उचित नहीं है। मगर ये सब ने आज हमारा हाई कोर्ट क्लैरिफाई किया है और पिटीशन को डिसमिस किया है। नेचुरली हम लोग सरकार का विचारधारा को मान्यता क्या मिला है इसको स्वागत करने वाला है। लेकिन लोग अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। जो याचिका करता है उन लड़कियों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह उसका राइट है। किसी ने इसका राइट को खींचने का प्रयत्न हम लोग कभी भी करता नहीं है। वह जाने को हक है। मुझे लगता है कि आज का हाई कोर्ट का फैसला न किसी की जीत है न किसी की हार है। हाई कोर्ट का फैसला एक नजीर है उन लोगों के लिए जो मजहब के नाम पर बिना सोचे समझे लोगों को बहकाते हैं, उन लोगों के लिए जो बहकावे में आ जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि अदालत को मजहबी मामलों में नहीं बोलना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि यह अदालत के फैसले की अहमियत को कम करने की कोशिश है, क्योंकि अदालत ने सुनी सुनाई बातों के आधार पर फैसला नहीं दिया। सबकी बातों को पूरी तरह सुना, कई दिन तक बहस सुनी, कुरान की आयतों को स्टडी किया, कुरान के जो ऑथेंटिक ट्रांसलेशन हुए हैं उनका जिक्र भी इस फैसले में आता है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस्लामिक कानून के एक जानकार अब्दुल्ला यूसुफ अली का बार बार जिक्र किया है। हाई कोर्ट ने अपने डिटेल्ड ऑर्डर में भी अब्दुल्ला यूसुफ अली की किताब का जिक्र किया है। तो मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला यूसुफ अली एक बैरिस्टर थे, आजादी से पहले मुंबई में पैदा हुए थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई ब्रिटेन में की थी। अब्दुल्ला यूसुफ अली इस्लामिक कानून के बड़े विद्वान माने जाते थे। उन्होंने कुरान का ट्रांसलेशन भी किया और इस्लाम पर 30 किताबें लिखी। कुरान के उनके ट्रांसलेशन को भारत में बहुत मान्यता हासिल है। उनकी किताबों को सऊदी अरब में भी रिस्पेक्ट मिलती है, मान्यता मिली हुई, रिकॉग्निशन है। लेकिन मुश्किल है कि जो लोग खुद अब्दुल्ला यूसुफ अली की किताबों का हवाला देते हैं वो हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। लखनऊ के जाने माने मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन कुरान में पर्दा करने के लिए कहा गया है, हिजाब पर पाबंदी ठीक नहीं है। कुरान में अल्लाह ने बहुत वाज़ेह तौर पर मुस्लिम बच्चियों और औरतों को अपना सर ढकने यानी हिजाब करने का हुक्म दिया है। तो लिहाजा ये कहना कि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है, ये अपने समझ में नहीं आती है। लिहाजा इन बातों को मज़ीद और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, जो अगर वक्त मिला तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। संविधान ने हमें ये राइट दिया है कि हम अपनी शरीयत पर पूरी तरीके से आज़ादी के साथ अमल करें और दूसरे मज़ाहिब को भी अपने मज़हब पर अमल करने का राइट दिया है। और हमारी शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि मुस्लिम बच्चियां हिजाब करें। हम ये समझते हैं मुल्क के आइन ने जो हर शहरी को अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ चॉइस का इख्तियार दिया है, कहीं ना कहीं ये उस पर भी हमला है। होना ये चाहिए था कि जिस कॉलेज का मसला था वहीं के लोगों को बैठ करके इसको हल कर लेना चाहिए था, तो ये इतना नेशनल और इंटरनेशनल मसले लेवल पर ना उठता। और इस मसले की वजह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी तरह तरह की बातें उठाई जा रही हैं, जो कि अफसोसनाक। मौलाना की बात सही है कि ये मामला एक लोकल स्कूल कॉलेज का मामला था, स्कूल के यूनिफॉर्म के कोड का मामला था और इसे वहीं पर सॉल्व कर लेना चाहिए था। लेकिन पीएफआई ने, उनके छात्र संगठन ने इसे फैला दिया, इसे बड़ा इशू बना दिया और अब सारे लोग अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। इन लोग को न तो कोर्ट के तर्क से मतलब है,
न तथ्यों से, न इस्लामिक स्कॉलर से। अब सवाल यह कि आम मुस्लिम महिलाओं का इस पर क्या कहना है। देश भर से रिएक्शन मिले हैं। मैं आपको कुछ शहरों की मुस्लिम बच्चियों की राय सुनवाता हूं। भोपाल में लड़कियों ने कहा कि पढ़ाई लिखाई की जगह हिजाब का क्या मतलब। अगर हिजाब इस्लामिक परंपरा है तो भी उसका स्कूल कॉलेज से क्या लेना देना। भोपाल की छात्राओं ने कहा, अगर मुस्लिम लड़कियां पुलिस में भर्ती होंगी तो क्या ड्यूटी पर हिजाब पहनकर जाएंगी। ड्रेस तो बिल्कुल लागू है, जो काम लागू है वो तो करना चाहिए। ये गलत फहमी रहे मुसलमानों के दिल में, दिमाग में। सबसे पहले तो ये निकाल दे अपने दिमाग से कि हमें कोई अपने हिजाब के लिए रोक रहा है। जो अगर अस्पताल में जा रहे हैं, अगर हम चलो अभी अस्पताल को या स्कूल को छोड़ के हम एक बात करें, किसी हम नौकरी पे है, किसी बड़ी पोस्ट पे है, तो क्या हम उसकी यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे? या हम इसकी जगह डॉक्टर है और अगर नर्स के रूप में रह गए और हम अपने बुरखे पे थोड़ी वहाँ काम करेंगे। या हम पुलिस में है तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के ही हम काम करेंगे ना, बुरखे में थोड़ी काम करेंगे। स्कूल में तो वैसे भी अपन को जाके वैसे भी बुरखा उतार के रखना ही पड़ता है। आधा घंटा 1 घंटा कोई अपन मुस्तकिल तो रहते नहीं है परमानेंट भी, जो अपन को कोई रोकेगा। अपने ऊपर है, अपन को डिफेक्ट करता है कि ओढ़ना है बुरखा या नहीं ओढ़ना है। ये थोड़ा सा स्कूल का मसला है तो इस मसले को मान लिया जाए। स्कूल में अगर मना है तो फिर कोर्ट का आर्डर तो मानना चाहिए सब मुसलमानों को। सब धर्म के लोग आते हैं स्कूल में और सबको इसका पालन करना पड़ेगा। जो कोर्ट के ऑर्डर है वो मानना चाहिए और जो स्कूल के रूल्स है वो फॉलो करें। हिजाब पे पाबंदी नहीं लगाया है किसी ने, बस स्कूल जाओ तो हिजाब उतारते। जी आप इतना हिजाब पहनते हैं या ये बुर्का पहनते हैं, आपको कहीं रोका जाता है क्या? जी नहीं, कहीं नहीं रोका जाता, बस स्कूल के जो रूल्स है बस उसी को फॉलो करने को कहते हैं। फैसला आया है हाई कोर्ट का सही आया है? जी सही आया है। अब जो बात ये छात्राएं समझ रही हैं, जो ये कह रही हैं, वो बात इस्लामिक स्कॉलर नहीं समझने को तैयार हैं, वो बात मौलाना मौलवी समझने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि स्कूल में हिजाब पहनने का मकसद क्या है, इससे क्या हासिल होगा, इसे मजहबी मुद्दा कौन बना रहा है, किसको इससे फायदा होगा, ये सवाल ध्यान देने वाले हैं। हालांकि लखनऊ में मुस्लिम लड़कियों ने कहा कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनकर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, इस तरह की पाबंदी ठीक नहीं है। कुछ लड़कियों ने कहा यह सब सियासी मुद्दा है और कुछ नहीं। इस टाइम ये जो है सिर्फ एक सियासत चल रही है और कुछ भी नहीं है। 3 महीने में हिजाब को इतना उछाल दिया गया है कि मतलब लगता है उससे बुरा कोई चीज़ है ही नहीं। जब इतनी बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए मास्क लगाया जा रहा है तो ये बुर्खा क्यों गलत है, ये बताइए। लड़कियां पहले भी पढ़ रही थी, कॉलेज जा रही थी, बुर्खा खोल रही थी और आज भी जा रही हैं, तो आज इतना ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि जो इस्लाम है, इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा नहीं है हिजाब। ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ पढ़ा उन्होंने? कौन सी हदीस से, कौन से कुरान शरीफ के हवाले से कहा है, हमें बताइए। हम भी उसी में पैदा हुए हैं, हमने भी पढ़ा है, हम भी आपको बता सकते हैं कि पर्दा सबसे पहला अफजल है। पर्दे के बिना तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है औरतों की। जब बच्चियाँ उसमें स्कूल में दाखिल हो जाती हैं तो क्लास में हिजाब ओढ़ के नहीं बैठाया जाता है, तो वो बाहर उतार देती हैं। जब अंदर गेट के दाखिल होती हैं तो सब एक ही ड्रेस में होती हैं, तो सरकार को इस चीज़ से आपत्ति क्यों है? बिल्कुल अच्छा लगता है और हमको बहुत कंफर्टेबल भी फील होता है और हमको सेफ फील होता है स्कार्फ करके। हमको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है कि इसमें दूसरे को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हेड कवर कर रहे हैं तो ये हमारी सेफ्टी के लिए है। और अगर आप लोग करके आ रहे हैं, आप हमारे स्कूल में बहुत सारे लोग हैं जो कलावा करके आते हैं या फिर तिलक लगा के आते हैं, तो उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ पे सिर्फ जो है धर्मवाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। वो हिजाब को क्लास में नहीं पहन के बैठती हैं, क्लास के अंदर उतार देती, क्योंकि ये पता है, ये समझता है कि एक ड्रेस में बच्चा जब रहेगा तो एक जैसा दिखेगा। हमने तो नहीं कहा उनकी बेटियां तिलक करके आती हैं। हिजाब पहनना चाहिए और हिजाब हमारा पर्दा है, हम जो है जरूरी इसको मानते हैं, पहनते ही रहेंगे। ये सब महिलाएं मानते हैं कि हिजाब पहनना चाहिए, लेकिन जब बच्चियां क्लास में जाएं तो हिजाब की जरूरत नहीं है। इस तरह से बहुत सारे शहरों से मिले जुले रिएक्शन मिले। वक्त इतना नहीं है कि मैं आपको सारे रिएक्शन दिखाऊं, लेकिन इनकी जो बेसिक जिस्ट है वो उतना ही है। लेकिन जो जरूरी है वो ये देखना कि कैसे कुछ नेता मुस्लिम लड़कियों को भड़काते हैं, हिजाब के मुद्दे को कैसे दूसरे धर्मों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने आज कहा, जैसे मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पर पाबंदी लगाई, वैसे ही क्या सरकार सिखों की पगड़ी उतरवा सकती है? अब आज कर्नाटक कोर्ट का फैसला आया है और मोहतरम जज साहब ने कहा कि
पर्दा हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, अपनी बेटियों से, औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर सर से पैर तक चादर ढांप कर रखें। उसके बाद यदि ये कहा जाए कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, मैं पूछूं कि हमारे सिख भाइयों को पगड़ी पहनना जरूरी है, उनके मजहब का हिस्सा है, और उनको कहा जाए कि यूनिफॉर्म में पगड़ी नहीं है, तो क्या उनकी पगड़ी उतारी जाएगी? बिल्कुल नहीं। सरकारें आती जाती रहती हैं, संविधान में बदलाव होता रहता है, अमेंडमेंट होता रहता है, लेकिन मजहब का जो संविधान है ना, चाहे हिंदू का या मुसलमान का हो, एक बार लिखा गया है वो। मैं इस जजमेंट को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। अदालत ऊपर की भी है, ऊपर की अदालत में जाएंगे, लेकिन इस मुल्क में रहने का सबको हक है और अपने अपने मजहब पर चलने का हक है, ये संविधान में है। अबू आजमी जैसे नेताओं के जो अंदाजे बयां हैं, ये गुमराह करने वाला है। संविधान में सबको अपने हिसाब से कुछ भी पहनने का हक है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कुछ बातें बिल्कुल साफ साफ समझने की जरूरत है। पहली यह कि हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी लड़की कहीं भी हिजाब पहन सकती है, स्कूल में, कॉलेज में भी हिजाब पहनकर जा सकती है। सिर्फ क्लास में हिजाब पहनकर जाने पर रोक लगाई गई है। इसलिए कहना गलत है कि हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है, मुस्लिम महिलाओं का हक छीना जा रहा है, मजहबी मामलों में सरकार दखल दे रही है। यह सिर्फ स्कूल में भी क्लास तक लिमिटेड है। ऐसी बातें उस वक्त भी कही गई थी जब सरकार ने 3 तलाक पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने मोदी के फैसले को सपोर्ट किया। अब दूसरी बात है कि अबू आजमी जैसे लोग कह रहे हैं कि क्या सरकार सिख भाइयों को स्कूल कॉलेज में पगड़ी पहनने से रोकेगी? तो मैं आपको बता दूं कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा, बुनियादी हिस्सा नहीं है। इस्लाम में 5 चीजें, कलमा, रोजा, ज़कात, नमाज और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हज, ये फर्ज है, ये जरूरी है। इन पर न तो कभी किसने रोक लगाई है और न कभी किसने इस तरह की बात की है। इसी तरह सिखों के लिए केश, कृपाण, कड़ा, कंघा और कच्छा, ये 5 बुनियादी चीजें हैं। क्योंकि सिखों के लिए केश बुनियादी धार्मिक जरूरत है, इसलिए उस पर पाबंदी की बात करना गलत है। इस तरह की बातें करने वाले समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जो लोग इस मुद्दे पर लड़कियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो लोग लड़कियों की तरक्की के दुश्मन हैं। जो लोग मुसलमानों के हकों के बारे में, उनकी तरक्की के बारे में, मुस्लिम लड़कियों के अधिकारों के बारे में कभी नहीं बोले, वो आज सामने आए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला एक हद पार कर जाता है। उन्होंने पूछा क्या मुल्क में अब मुस्लिम लड़कियों को इस बात की इजाजत नहीं मिलेगी वो अपनी मर्जी से यह तय कर सके उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं। ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को यह भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनकी इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। अब फिर से इस बात को समझने की कोशिश करें। किसी भी लड़की को क्या पहनना है इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सिर्फ क्लास में जब वो जाएं तब हिजाब पहनने पर पाबंदी है। लेकिन इस बात को घुमा फिरा कर कहा जा रहा है, जैसे समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान वर्क बोले। वर्क साहब ने कहा कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला गलत है, हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, मुस्लिम लड़कियां हिजाब पर पाबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो उनका कहना है, लेकिन इस्लाम का कहना ये कि
ये इस्लाम के खिलाफ है, हमारा कहना ये है। लेकिन कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि इस्लाम में कहीं ये नहीं लिखा कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है हिजाब पहनना। नहीं, बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है और ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि जो बच्चों को हिजाब पहनना चाहिए स्कूल और कॉलेज में जाने के लिए? हम तो हिजाब, बहरहाल मुसलमान तो अपने बच्चों को हिजाब में रखेगा। मैंने सारे पक्षों की बातें आपको सुनवाई। मैं इस मामले में बड़ी बड़ी बातें नहीं कहना चाहता। छोटी सी बात यह है कि मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि वो अच्छी तालीम लें, तरक्की करें, बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, ताकतवर बने। अगर उनके एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे में कंप्यूटर हो, वो हिजाब पहने, वो पर्दा करें, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्लासरूम के बाहर, जब वो क्लासरूम में पहुंचे तो सिर्फ किताब हो, हिजाब नहीं। क्लास में टीचर हो, पढ़ाई हो, वहां सब स्टूडेंट हो, न कोई हिंदू हो न कोई मुसलमान हो, सब एक जैसे हो। बात बस इतनी सी है कि हम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए मजहब से ऊपर उठकर एक माहौल दें। लेकिन आज अदालत ने एक बड़े खतरे की तरफ इशारा किया, वो खतरा जो तालीम में रुकावट बन सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कुछ ताकतें हैं जो देश में अनरेस्ट पैदा करना चाहती हैं, जो मुल्क में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी ताकतों को समझने की, उनके मंसूबों को नाकाम करने की जरूरत है। और अदालत की बात बिल्कुल सही है। कर्नाटक के एक कॉलेज ने हिजाब पर पाबंदी लगाई थी, कोई बड़ा मसला नहीं था, इसे लोकल लेवल पर सुलझाया जा सकता था। लेकिन पीएफआई ने इसे हिंदू मुसलमान का रंग दिया। उडुपी जिले के कॉलेज के मामले को देश के शहर शहर तक पहुंचा दिया। अलीगढ़ से लेकर इंदौर, उज्जैन, लखनऊ, आजमगढ़, जामनगर, सूरत, पटना, जयपुर जैसे तमाम शहरों में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए। एक कॉलेज के मामले को पूरे मुल्क में एंटी मुस्लिम इशू बनाकर पेश कर दिया गया। यह दिखाया गया कि पूरे देश में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह एक बड़ी साजिश है और कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा। और मैं तो इससे एक और कदम आगे की बात कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कुछ लोग नरेंद्र मोदी की मुखालफत में, बीजेपी के विरोध में किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिजाब के मुद्दे पर ऐसी ही कोशिश हुई, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के आज के फैसले ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और इस साजिश के मंसूबे पर पानी फेर दिया। एक और ऐसा मसला है जिस पर देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म के नाम पर देश में कम्युनल डिवाइड पैदा करने की कोशिश हो रही है। आज नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में। बीजेपी के एमपी से कहा कि लोग खुद को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन मानते हैं, वही लोग कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों की हकीकत दिखाने वाली फिल्म का विरोध कर रहे हैं, फिल्म को डिसक्रेडिट करने की साजिश कर रहे हैं। मोदी ने कहा इस तरह की फिल्म बनाना, सच्चाई को दिखाना हिम्मत का काम है। जो लोग इससे सहमत नहीं है वो साजिश करने के बजाय अपने नजरिए से फिल्म बना सकते हैं, उन्हें भी पूरी आजादी है। मोदी ने कहा जो भी लोग सच देखना चाहते हैं वो इस वक्त अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएं। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है,
मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। मोदी की बात सही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी सेलेक्टिव नहीं हो सकती। एक विषय पर हो, दूसरे पर ना हो। कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनके घावों को समाज के सामने लाने की कोशिश को नाकाम करने की साजिश कैसे की जा रही है, इसके बारे में कल मैंने आपसे डिटेल में बात की थी। सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीर फाइल्स को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इस फिल्म को न देखें, और जो देखें तो उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आज कांग्रेस की तरफ से यह फैलाने की कोशिश की गई कि कश्मीर में पंडितों से ज्यादा मुसलमान मारे गए। फिर कहा गया कि जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तब जगमोहन जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, केंद्र में बीजेपी के सपोर्ट से चलने वाली वीपी सिंह की सरकार थी, इसलिए सवाल तो बीजेपी से होने चाहिए। अब जरा बैकग्राउंड देखिए, उस वक्त को याद कीजिए। 18 जनवरी 1990 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे। यानी जिस 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिंदू पलायन दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके एक दिन पहले तक फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। हालात उनके वक्त में बिगड़े थे और कश्मीर में बिगड़ते हुए हालात को देखकर उनकी सरकार को बर्खास्त करके वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था और राज्य का प्रशासन उस वक्त के गवर्नर जगमोहन के अंडर आ गया था। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीरी पंडितों के पलायन का सच जानना है तो जगमोहन की फाइल खोलनी होगी। मैं उनसे कहूँगा कि इनको जगमोहन साहब के फाइल खोलनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वही वहाँ के इंचार्ज थे और इसको अगर इनको सचमुच सच चाहिए तो एक ईमानदार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बिठाइए और वो आपके सामने सारे मामला जो हैं ले आएगा। लेकिन आपको लगता, आप कह रहे हैं कि जगमोहन साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे सर? जनाब, वो गवर्नर थे उस वक्त सर। अब वो जिंदा नहीं रहे, नहीं तो वो बता देते। इससे मैं चाहता हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में फिल्म से दिखती है, हर फिल्म अपनी अपनी बयान करते हैं। ये नहीं ज़रूरी है कि हर फिल्म सच्ची है। इसको अगर देखना है तो इसकी जांच करिए, ईमानदारी से इसको जांच करिए, देखिए कौन इसमें जिम्मेवार है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपको याद होगा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान योगी आदित्यनाथ बार बार कहते थे कि 10 मार्च तक उनके बुलडोजर मेंटेनेंस के लिए गए हैं और उसके बाद फिर एक्शन में आ जाएंगे, और आज बाबा के बुलडोजर अपना काम करते दिखाई दिए। यूपी में एक बार फिर से माफिया और क्रिमिनल्स पर एक्शन शुरू हो गया। आज मेरठ, कानपुर और हापुड़ जैसे शहरों में अपराधियों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक बार फिर चला। सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराया गया। मेरठ में माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो की फैक्ट्री को सरकारी बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। बदन सिंह फिलहाल फरार है, उस पर 2.5 लाख का इनाम है। इस घोषित अपराधी ने मेरठ में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था। उसके खिलाफ किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और मर्डर के अलावा अवैध शराब की बिक्री और जमीनों पर कब्जे के 40 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। यह शातिर अपराधी 2019 में पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। अब पुलिस ने बदन सिंह की प्रॉपर्टी पर एक्शन शुरू किया।
बुलडोजर चलाना शुरू किया। बदन सिंह ने मेरठ में पार्क की जमीन पर कब्जा करके फैक्ट्री दुकानें बनाई थी। आज मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस की मदद से बदन सिंह की फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जे से खाली कराया। इसके बाद पुलिस ने उसके आलीशान बंगले को भी गिरा दिया। भू माफिया के खिलाफ बुलडोजर कानपुर में भी चला। कानपुर के बर्रा इलाके में समाजवादी पार्टी के नेता पंगू यादव ने शिव मंदिर के तालाब पर कब्जा कर लिया था। तालाब को पाटकर 2.5 बीघा जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके अपने नाम करवा लिया था, उस पर मकान बना लिए थे। आज कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने मंदिर की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। बुलडोजर के जरिए तालाब की जमीन पर बने इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़कर गिरा दिया गया। कब्जा की गई जमीन की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए थी। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर इलाके में भी बुलडोजर एक्शन में आया। ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर इलाके में शनि मंदिर के पास नगर पालिका की जमीन पर भू माफिया ने कब्जा कर लिया था। सरकारी जमीन पर किए गए इलीगल कंस्ट्रक्शन पर आज बुलडोजर चला। यूपी में बुलडोजर के साथ साथ अब पुलिस भी एक्शन में आई। फिर से एनकाउंटर शुरू हो गए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में कल रात पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक चेन स्नैचर घायल हुआ। पुलिस ने कमल नाम के बदमाश और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। पुलिस इन दोनों को लूट का सामान रिकवर करने के लिए ले जा रही थी। रास्ते में बदमाश ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई। बदमाश के पैर में गोली लगी। आज अयोध्या से भी एनकाउंटर की खबर आई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। असल में लूट प्लाट की प्लानिंग कर रही थी। बदमाश पुलिस के सामने आ गए। पुलिस का सामना हुआ। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैरों पर गोली लगी, पकड़े गए। तीनों अपराधी आजमगढ़ के हैं। ये लूटपाट की 1 दर्जन से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने का खौफ क्रिमिनल्स के चेहरे पर एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। यूपी में थानों के सामने अपराधी एक बार फिर सरेंडर करने लगे हैं। सरेंडर करने वाले अपराधियों की लाइन लगने लगी है। तख्ती लेकर जान की भीख मांग रहे क्रिमिनल्स फिर से थाने पहुंचने लगे हैं। आज गोंडा में फरार चल रहे क्रिमिनल ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर किया। अपराधी हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा। तख्ती पर लिखा था, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं, मुझे गोली मत मारो। सरेंडर करने वाले शख्स का नाम गौतम सिंह है। इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पिछले हफ्ते एक व्यापारी को किडनैप किया था। हालांकि पुलिस की घेराबंदी के बाद किडनैपर्स व्यापारी को छोड़कर भाग गए थे। 2 दिन पहले पुलिस ने इन बदमाशों से एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी थी। 2 अपराधी पकड़े गए थे, लेकिन गौतम सिंह भागने में कामयाब रहा था। लेकिन आज गौतम सिंह अपने भाई के साथ खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंचा। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सफर कर रहा हूं मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। और ये पूरे यूपी में हो रहा है। थानों में सरेंडर करने वाले कुछ और अपराधियों की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सहारनपुर के चिल्काना थाने में हिस्ट्री शीटर्स की लाइन लग गई। बदमाश पुलिस के सामने कभी कोई क्राइम न करने की कसम खाते दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान बार बार कहा था कि जो अपराधी पिछले 5 साल तक बिलों में छुपे हुए थे, अब वो बाहर निकल आए हैं। उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, उन्हें फिर से मनमानी करने का मौका मिलेगा। उस वक्त योगी ने कहा था कि 10 मार्च के बाद ऐसे अपराधी एक बार फिर या तो यूपी छोड़कर भाग जाएंगे या फिर सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। आज योगी की बात सही होती दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।